राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे किसान भाइयों को समर्पित हमारे खास शो राम राम सा में। आप लोगों के फोन कॉल्स हमें सदैव प्रोत्साहित करते हैं और आपका शानदार रेस्पॉन्स हमें इस शो को लगातार बेहतरीन बनाने को प्रेरित करता रहता है। हमें प्रसन्नता होती है जब आप लोग हमें सुझाव देते हैं नए नए विषयों पर चर्चा करने के लिए। आप ही के दिए सुझाव पर और आप ही की मांग पर इस बार हमने विषय चुना है कृषि शिक्षा और उसकी संभावनाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। बेटा पढ़ लिख शहर गया, बन बैठा इंसान, देख के अपनी उजड़ी फसल रोता रहा किसान। किसान अपने बच्चों का पेट काट काट कर पढ़ाता है और वही बेटा जब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या किसी प्राइवेट जॉब में चला जाता है तो अपनी मजबूरियों के कारण ना तो गांव को वक्त दे पाता है और ना ही अपने खेतों को। ऐसे में आवश्यकता है उस पढ़ाई की, उस शिक्षा की जो कि उसे अपनी जड़ों से जोड़े रखे, और वह शिक्षा है कृषि शिक्षा। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने के बाद भी युवा चमक दमक वाली फील्ड्स जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन को चुनना ज्यादा पसंद करता है। आखिर क्यों? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि डीन है एसकेएन एग्रीकल्चर कॉलेज के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, और इन्हीं के साथ डॉक्टर रमेश यादव हैं जो कि राष्ट्रीय मोटिवेटर है और राजधानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मेरे दोनों मेहमानों का टीवी पर बैठे दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर गुप्ता मैं आप ही से करता हूं। डॉक्टर साहब, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सिर्फ किताबों में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को ना तो किसान बनाना चाहता और ना ही कोई चाहता है कि वो कृषि जैसी शिक्षा को ग्रहण करे। आखिर क्या कारण है इसका? इसे विडंबना ही कहेंगे कि कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे कृषि का सकल राष्ट्रीय आय में बहुत अच्छा योगदान है। कृषि से ही हमें खाद्यान्न, फल, फूल, तरकारी, मेवे और बहुत सारी औषधीय चीज़ें मिलती है, लेकिन उस शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई और क्षेत्र में जाए। तो ये समझने की बात है कि कृषि के क्षेत्र में कृषि शिक्षा से बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, कृषि शिक्षा से बहुत सारी सरकारी, गैर सरकारी नौकरियां जुड़ी हुई है, और अब समय ऐसा आ गया है कि नौकरियों की तरफ क्यों ताके, बल्कि नौकरी देने का क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। चाहे आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाएं, चाहे कोई वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में जाएं, चाहे कृषि जीन्स के निर्यात के क्षेत्र में जाएं, इसको शिक्षा लेके, समझ के और रोजगार दूसरों को दे सकते हैं, न कि रोजगार खुद को तलाशने की जरूरत है। रमेश जी, क्या इसका एकमात्र कारण ये भी तो नहीं कि हमने अपना एटीट्यूड बना लिया है कि किसान और कृषि एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बाद भी आवक अर्थात इनकम नहीं होती? क्या ये भी तो एक कारण नहीं है? बहुत बड़ा कारण है ये, क्योंकि किसान की बात करें तो किसान जो है ना, आज से 10 साल पहले जो उसका प्रोडक्शन का जो पैसा मिल रहा था, इनकम जो मिल रही थी, लगभग आज भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज भी वही उसको मिल रहा है। किसान जो है ना, उनके पास बड़ा कोई ज़मीन नहीं है, छोटे छोटे काश्तकार है, और खर्चे जो है बिजली का बिल ले लीजिए, दूसरा आपका मोटर का ले लीजिए, जो भी पंप सेट वगैरह है, उनका जो है दिन प्रतिदिन रेट बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर जो काम आने वाले जो खाद है, उर्वरक है, इसके अलावा ये अपना कीटनाशी है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनके भी दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान का जो प्रोडक्शन है वो आज भी उसी लेवल पे है जहां आज से कई साल पहले था। इसके अलावा बहुत सारे जो टेक्निक्स है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे जो नई जो वैरायटीज़ आ रही हैं, दूसरा जो प्रोडक्शन के नए इजराइल वगैरह से भी आ रही है, दूसरे कंट्री से भी आ रही है, हमारे यहाँ भी सारे लोग लगे हुए हैं बहुत अच्छा डेवलप करने में, वो भी प्रॉपर किसानों के पास नहीं पहुँच पा रही है। और सीमांत जो है ना, किसान है, ज़मीनें उनके पास कम है, तो बड़ा कारण है कि इसकी वजह से उदासीनता है कृषि के लिए। डॉक्टर गुप्ता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कृषि की शिक्षा को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे लोग आकर्षित हों जो कि वाकई में योग्य हैं, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि अक्सर इस तरफ नहीं आते? बिल्कुल ज़रूरत है, और राज्य सरकार की एक योजना है जिसमें कि जो भी छात्राएं कृषि शिक्षा लेना चाहती है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे वो किसी वर्ग से हो और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो।
स्कूल स्तर पे भी उनको 5,000 रुपया सालाना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, स्नातक स्तर पर 12,000 रुपया, और उसके बाद में अगर कोई शोध छात्रा है तो उसको 15,000 रुपया सालाना प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर वो कोई और छात्रवृत्ति की हकदार है तो वो छात्रवृत्ति भी ले सकती है। तो ये एक सरकार की तरफ से प्रयास है। परंतु ये तो एक्चुअली प्रोत्साहन करने वाली बात है। लोग अपने आप कृषि की तरफ कैसे आए, वो आकर्षण किस प्रकार से डेवलप किया जाए जिससे कि लोग आए और जुड़े। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कृषि वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा कमी है, और वो कमी जब तक हम पूरी नहीं करेंगे तब तक उन्नत खेती की तो बात करना ही दूर, हम सोच भी नहीं सकते। क्या कहना है आपका यादव साहब इस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए आप मेडिकल के देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग का देख लीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ना उसको इस तरह से प्रचारित करता है कि जैसे इसके अलावा दुनिया में कोई नौकरी बची ही नहीं है। एग्रीकल्चर में इस तरह का अभी कम है। एग्रीकल्चर में क्या संभावनाएं ये लोगों को भी पता नहीं है, कहाँ जा सकते हैं ये पता नहीं है। क्या इसमें जो है ना, क्योंकि आज जो राजस्थान का जो परिदृश्य है उसके लिए, उसको देखते हुए एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत जरूरी है कि हर कोई जो है ना नई टेक्निक जाने। राजस्थान का जो वर्तमान स्थिति है, पानी का अभाव है, बरसात इस समय आप देख लीजिए सूखा चल रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा बरसात अब तक हो जानी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में ज़्यादा उनको मोटिवेट कर सकते हैं हम, भाई इस तरह से जो है ना आप इसको करें, और किस बच्चों को भी जो है ना ये बता सकते हैं कि इस तरह से आप आगे इसमें ये जा सकते हैं। इजराइल की बात करें, छोटा सा कंट्री है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो बाकी देश है उसको फॉलो करते हैं। छोटा सा कंट्री है, जल का अभाव है, वहाँ जो है ना उन्होंने नई नई टेक्निक्स विकसित की है। स्प्रिंकलर जो है ना उधर से आया है, ड्रिप सिस्टम उधर से आया है, दूसरी बाकी टेक्नोलॉजीज वो ना उन्होंने एक यूँ कह सकते हैं कि रेगिस्तान वाला जो भाग था वहाँ भी उन्होंने जो है ना उसको हरा भरा कर दिया, एग्रीकल्चर को जो है ना डेवलप किया, उसको लोगों को जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, लोग जुड़े, सारों ने मिलकर प्रयास किया, तो आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। हम लोग भी इस तरह से जो है स्टूडेंट्स जो है उनको बता सकते हैं कि आगे इसमें ये संभावनाएं हैं। और हमें वास्तव में देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए जो क्वालिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आके साइंटिस्ट बन सकते हैं, और दूसरे जो अनुसंधान अधिकारी बन सकते हैं, बच्चों को जो एजुकेशन है वो दे सकते हैं, सारी चीज़। तो इस तरह से हम जो है थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ एग्रीकल्चर संकाय इस साल खोला गया है, इस साल उसमें 11 चल रहा है। अब वहाँ टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स जो है ना उधर एडमिशन के लिए जाते हैं, पता करते हैं तो वहाँ पर ये फैकल्टी नहीं है, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कोई अलग से नहीं है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। तो फिर बच्चा एक बार वापस सोचता है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ अगर प्रॉपर जो जिज्ञासा है मेरी शांत नहीं हुई, मुझे करियर के लिए जो चाहिए वो नहीं मिला, तो फिर मैं इसको लेने से फ़ायदा नहीं है, और फिर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। एक और कारण इसका छोटा सा जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि 10th के बाद किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए कृषि के क्षेत्र को चुन भी लिया, और किसी कारण से 12वीं के बाद वो जेईटी या जेट जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें अगर मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके बाद वो क्या करेगा? देखिए, जैसे कि सीनियर पास जो कृषि विषय से करते हैं, जी हाँ, उनको सरकारी क्षेत्र में तो कृषि पर्यवेक्षक के लिए वो योग्य पात्र हो ही जाते हैं, और इसके अलावा भी अगर वो चाहें तो अपना कोई खुद का काम भी खोल सकते हैं। और छोटे ये बात ज़रूर है कि हमारे प्रदेश में अभी आगे कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है अभी तक, और डिप्लोमा करके छोटे छोटे, जैसे कि कोई कुक्कुट पालन में है, कि कोई पशुपालन में है, कि कोई और दूसरा प्रसंस्करण में है, उस तरह के डिप्लोमा कार्यक्रम 1 वर्षीय या 2 वर्षीय हो जाए तो उससे जो उनको ऐसा लगेगा कि ये रोज़गार परक हैं, और ये डिप्लोमा करके और वो अपना स्वयं का काम खोल सकता है। यानी कि जो इसको अपन कहें कि एग्रीकल्चर में भी IITs जैसी चीज़ अभी होने की जरूरत है। हालांकि ये जो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को इसी प्रकार जारी रखेंगे। अभी फोन लाइन पर हमारे साथ में अंजना जुड़ गई हैं उदयपुर से। जी अंजना, हेलो। हेलो जी अंजना, बताइए। सर, एक्चुअली मैं अंजना भटनागर बोल रही थी उदयपुर से। मुझे ये पूछना था कि मैं कृषि की फील्ड में जाना चाहती हूँ। सर, आप बता सकते हो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अंजना भटनागर जानना चाहती हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, वो महिला हैं और कृषि के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उनके लिए क्या इसके अपार संभावनाएं हैं? मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालें। थोड़ा सा मैं अंजना जी जानना चाहूँगा, आप स्टूडेंट है या आप गृहिणी है, कृषि करना चाहती है, कृषि पढ़ना चाहती है? अंजना शायद नहीं जुड़ रही हैं हमसे, लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका प्रश्न है उससे जाहिर है कि वो कृषि के क्षेत्र में आगे जाना चाहती हैं और पढ़ाई के बारे में ही कुछ पूछना चाह रही हैं।
इसके लिए अंजना जी आप बिल्कुल इसको चुन सकते हैं। इसमें अपार संभावना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आफ्टर 12th वो सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी थोड़ा बड़ी भर्ती हुई थी राजस्थान में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इसमें गए हैं उसमें वो जा सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एक कोर्स डिप्लोमा होता है 2 साल का, उसको करके वो पशुओं को का इलाज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी इसमें है और खुद का अपना पर्सनल भी वो प्रैक्टिस उसका कर सकते हैं। अर्थात ये 12th के बाद कर सकते हैं? जी। अच्छा ठीक है, आप जारी रखिए। इसके बाद में जो साइंस ग्रुप है उधर भी वो डाइवर्ट हो सकता है, उसको लगता है कि मुझे साइंस में ही जाना है तो 12वीं क्लास के बाद में वो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बीएससी के लिए बीए कर सकता है। जो बच्चा बीएस साइंस लेने के बाद, साइंस के बाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा जो वो कर सकता है वो एग्रीकल्चर वाला भी आगे कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद में उसके लिए अपार संभावना है, डिपार्टमेंट की पोस्ट है, सहायक कृषि अधिकारी हैं, सहायक अनुसंधान अधिकारी हैं। इसके अलावा जो बैंक्स आजकल बहुत बड़ा एक बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर में निकल के आया है, बैंक्स, उसमें फील्ड ऑफिसर का एक पोस्ट होता है जो असिस्टेंट मैनेजर के बराबर है और 2.5-3 साल में उसका प्रमोशन होकर वो मैनेजर ही बन जाता है। इसके अलावा कंपनीज, जो बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं उसमें देखिए जैसे एक IITian जो है उसका सिलेक्शन, उसका जो है ना पैकेज 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए अगर उसका हो जाता है तो एक बड़ी सी न्यूज़ बन जाती है उसकी, भाई इतने पैकेज में उसको जो है किसी कंपनी ने प्लेसमेंट दिया है। एग्रीकल्चर में इजी गोइंग, जो बच्चा कम उसके मुकाबले कम उसको फीस चुकाना होता है, ग्रेजुएशन कर लेता है तो कंपनीज वगैरह में जितना उस IITian को मिल रहा है उसके बराबर वो ले लेता है, बस वो सुर्खियों में नहीं आता। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, 5 यूनिवर्सिटी हमारा सौभाग्य आज राजस्थान में एग्रीकल्चर के 5 यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे उसके जो है ना संगठक कॉलेजेस हैं, उधर जो है ना वो जा सकता है। एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अभी इस समय सरकार ने जो है ना बहुत सारी स्कूल प्रमोट करके उनको एग्रीकल्चर उनमें खोला गया है, तो वहाँ लेक्चरर्स के लिए वो जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। MSc करने के बाद, PG करने के बाद में वो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, AO के लिए जा सकते हैं। रमेश जी यहाँ एक बार मैं बीच में रुकूंगा क्योंकि एक और स्टूडेंट शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम है पुलकित जी। पुलकित, हेलो, नमस्ते सर। सर मैं पुलकित शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ पुलकित बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैं 11th में एग्रीकल्चर एज सब्जेक्ट लेना चाहता था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस के कारण मैं ले नहीं पाया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं 12th के बाद एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट वापस सेलेक्ट कर लूँ, तो क्या चॉइसेस है मेरे पास, क्या ऑप्शन है मेरे पास, सर प्लीज बताइए। जी हाँ, ये बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे नहीं ले पाते 10th में, अपना इच्छित सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं। पुलकित अभी तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट है? ये बड़ा ही रेलेवेंट जी, शायद फोन लाइन कट गई है, उनके पास वह सब्जेक्ट नहीं है जिससे कि, तो मैं यहाँ पूछता हूं, अगर मान लीजिए किसी ने आर्ट्स ले लिया हो या कॉमर्स ले लिया हो और अगर वह व्यक्ति 12वीं के बाद JET में एडमिशन लेना चाहे तो क्या संभव है उसके लिए? आर्ट्स और कॉमर्स में ये संभव नहीं है। हाँ, 11th अगर पुलकित ने आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया तो 12th में अपना जरूर वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, एग्रीकल्चर ले सकता है और आगे जो है जेट में अपियर हो सकता है। अर्थात अगर 11th में किसी के पास आर्ट्स या कॉमर्स है तो वो एक बार दोबारा बताइए सर। 11th में अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो वो 12th में एग्रीकल्चर ले सकता है डायरेक्ट, ये बोर्ड का नियम है। अच्छा, 12th में तो पुलकित अगर 11th में आप हैं और आपके पास में आर्ट्स या कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट है तो आप 12th में एग्रीकल्चर ले सकते हैं। इसी तरह के और बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे इंतजार में हैं, लेकिन इस समय है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद राम राम सामे आप सभी का पुनः स्वागत। और इस समय ब्रेक के जस्ट बाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अजय शर्मा जी। हेलो जी अजय जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल है पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो जिस तरह से MBA में हम जाके फील्ड टेलीकॉम वगैरह काफी ऑप्शंस मिलते हैं, कृषि के लिए कुछ हो सकता है वहाँ पे ताकि हम स्विच कर सकें और कृषि को डेवलप कर सकें इस तरह से? आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो किस स्ट्रीम से किया है? साइंस जी। साइंस, बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स। हम लोग एक्चुअली हम लोग है ना डायरेक्टली एज ए फ्रेशर उसमें जाने की जगह अगर MBA करके बिल्कुल प्रॉपरली एज ए बिजनेस की जैसे उसे डेवलप करना चाहें तो इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं यहाँ पे। जी हाँ, आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो साइंस मैथ से किया है और अब कृषि के व्यवसाय को ज्वाइन करने के लिए क्या इस प्रकार का कोई कोर्स है कि आप एग्जैक्टली यही जानना चाहते हैं? एग्जैक्टली, सो दैट आई कैन बी वेरी स्पेशलाइज्ड इन दैट। डॉक्टर गुप्ता, ये बिल्कुल आपसे रिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप स्वयं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से हैं। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें।
देखिए, जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट पे देखें कि भाई कोई सी यूनिवर्सिटी जो कि विज्ञान में वर्ग यानी कि गणित वाले को भी एमबीए करवा रही है। इसके अलावा जो आईआईएम है, आईआईएम के लिए आप जो परीक्षा है उनकी वो कैट वगैरह की परीक्षा देके और आप लखनऊ में, अहमदाबाद में, वहाँ पे फिर कृषि में विशेषज्ञता के वाले कोर्स हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। मतलब एमबीए जो है वहाँ कृषि का अलग से कोर्स है लगभग सब यूनिवर्सिटी में या कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाता है। हर एक विश्वविद्यालय में कृषि के लिए आपको नहीं अवसर मिलेगा, लेकिन आप वो वेबसाइट पे देख के और वहाँ पे जांच सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम चलते रहते हैं और नए प्रोग्राम शुरू होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप स्वयं एबीएम से हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या चीज है? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे अभी डॉक्टर रमेश जी यादव बता रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हाँ। तो कृषि में इतने सारे उत्पाद और इतने सारे जिन्स पैदा होती है कि किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यानी कि लागत बढ़ रही है और मुनाफा घट रहा है। तो उस मुनाफे को बढ़ाने के लिए कृषि को एक व्यवसाय रूप दिया जाए, यानी कि हम उस तरह से खेती करें जिससे कि हमारी लागत तो घटे और हमारा मुनाफा बढ़े। इसके अलावा जो उत्पाद है उस उत्पाद का किस तरह से हम प्रसंस्करण करें, किस तरह से जो उसमें मूल्य संवर्धन करें कि हमें उसका ज़्यादा मूल्य मिले, किसान को ज़्यादा मूल्य मिले। आप देखते हैं कि आलू जब पैदा होता है तो इतना ज़्यादा पैदा होता है, फिर भी ये जो मंडियों में जब जाता है तो उसका उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाता है। अर्थात एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये सिखाता है कि आप पैदावार जो उत्पादन कर रहे हैं उसे फिर बेचें कैसे, मार्केटिंग उसकी एग्जैक्टली सिखाता है। जी हाँ, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ 9 पाटीदार जुड़ गए हैं झालावाड़ से। हेलो जी हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 11वीं कक्षा को पाठ्यक्रम बदल गयो। हाँ यो कई प्रकार को परिवर्तन है और अणि परिवर्तन से माए कई लाभ होगो। आप जो जानना चाहते हैं, रमेश जी आप समझ पाए क्या जानना चाह रहे हैं? मैं समझ गया हूँ। लव पाटीदार जी का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि इस बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं क्लास में जो पाठ्यक्रम चेंज किया है, जी हाँ जी, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? आप शायद स्टूडेंट है 11th क्लास के या 12th क्लास के, तो उससे मुझे क्या, इस तरह का इनका क्वेश्चन है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2010-11 का जो पाठ्यक्रम था उस समय उन्होंने एनसीईआरटी लागू किया था। एनसीईआरटी एग्जैक्ट उन्होंने उसको राजस्थान की परिस्थिति के हिसाब से समझा नहीं और एग्जैक्टली उसको वैसा का वैसा ही फॉलो कर लिया और काफ़ी सारी उसमें गलतियां भी, बुक्स वगैरह में भी गलतियां आई। राजस्थान का जो वास्तव में राजस्थान का जो एग्रीकल्चर होना चाहिए, राजस्थान में जो फसलें होती है, खजूर होता है, राजस्थान में अनार होते हैं, वो उनको नहीं लेकर जो है ना नारियल और जो दूसरे कंट्रीज में अंजीर वगैरह है उनको उन्होंने शामिल किया। लेकिन इस बार काफ़ी प्रयास हमारे रहे। 2011 से हमने इसके लिए अभियान चला रखा था। बहुत बार जो है मंत्री जी से मिले, बहुत बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले, बहुत बार जो है ना स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि वो लेटर्स जो है ना गवर्नमेंट को लिखे, पोस्ट कार्ड डाले। इस तरह का अभियान हमारा रहा। एक्चुअली जो पुराना सिलेबस था वो कृषि पे आधारित कम था, बाकी साइंस पे ज़्यादा फोकस था। बात करें हम बायोलॉजी एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी थी उसमें मानव जनन तंत्र है, कंडोम्स है, बीमारियां है, हाथी पांव रोग है, जिनका एग्रीकल्चर से एक्चुअली कोई रिश्ता नहीं था। इस तरह का सिलेबस था। यही केमिस्ट्री की हालत थी। 2009-10 से पहले केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री थी, डेयरी केमिस्ट्री थी और दूसरा सॉइल केमिस्ट्री थी। तो उन्होंने एग्जैक्टली उसको उसी पैटर्न को फॉलो करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जो अच्छा नहीं था। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है उन्होंने फिर से एक बार हमारा जो अभियान था वो एक सफलता उसको मिली है और पूरा जो उसको एग्रीकल्चर बेस्ड किया गया है। अब ज्यादा जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना नॉलेज है कि वो बच्चा अगर बीएससी भी करेगा, अर्थात जो आप लोग चाह रहे थे या जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे वो अब हो रहा है। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। नारायण बर्मन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नारायण। राम साहब। राम साहब। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कृषि में पढ़ाई करके खुद का कोई व्यवसाय शुरू किया जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इससे बिजनेस की कौन कौन सी और संभावनाएं निकलती हैं, वो मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा बताएं। पहले गुप्ता जी आप बताएं। देखिए, कृषि व्यवसाय में बहुत संभावनाएं हैं।
अभी आप जिस क्षेत्र में कृषि की पढ़ाई करके, मान लो आपने कोई अपना मिट्टी और पानी की जांच की परीक्षण की कोई प्रयोगशाला खोल ली, इससे यानी जो आपको कुछ ऋण सुविधा भी मिलेगी और आपकी प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूनों की जांच आप कर सकते हैं, पानी के नमूनों की जांच कर सकते हैं पैसे लेके, और वो एक आपका व्यवसाय चल सकता है। अगर आप कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उन कृषि उपकरणों को किराए देके, जैसे टेंट वाले अपना सामान किराए पे देके और आमद करते हैं, उसी तरह से कृषि उपकरणों का काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप बीज उत्पादन का काम ले सकते हैं कि बीज की हमेशा कमी रहती है, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की कमी रहती है, तो बीज की गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन करा सकते हैं, आप बीज व्यवसाय में आ सकते हैं। आप फलों के परिरक्षण और प्रसंस्करण में आ सकते हैं। तरकारियां पैदा होती है, लेकिन जब बाज़ार में एक साथ बहुत सारी तरकारी आ जाती है तो उसके बाज़ार भाव कम मिलते हैं, तो उन तरकारियों को लेके और उनको संरक्षित कर सकते हैं, उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, और उनके अचार, मुरब्बे, कैंडी, जैम, जेली वगैरह फलों से बना सकते हैं। तो अनेक तरह के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कृषि उत्पाद को आप लेकर और आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और उसमें आप खुद भी अच्छी कमाई कर सकते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इससे पहले अपनी हमारी जो चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब, उसमें आपने बताया कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप SKN कॉलेज जोबनेर में करवाते हैं। तो वो क्या एक अलग से कोर्स है या जो BSc कर रहे हैं उन्हीं लोगों को साथ में कोर्स करना होता है? ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राज्य का अपना एक अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कि सीनियर पास +2 पास बच्चों को कृषि और कृषि व्यवसाय प्रबंधन दोनों का एक समेकित कोर्स करने की सुविधा है। ये 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम है जिसमें कि सीनियर में जिसके पास विज्ञान वर्ग में चाहे वो जीव विज्ञान विषय था, चाहे गणित विषय था या कृषि विषय थे, इन विषयों के विद्यार्थी इसमें जेट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश होता है और ये साइंस वाले बच्चे इस जेट परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। और जो सीनियर लेवल पे है न्यूनतम 50% अंक रखे हैं ताकि वो उसके पात्र हो सके और जेट परीक्षा की मेरिट के आधार पर इसमें जो प्रवेश होता है। 5 वर्षीय एक पाठ्यक्रम है जिसमें डिग्री जो मिलेगी उसका नाम होगा BSc एग्रीकल्चर एंड MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो MBA करके और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी निर्माता कंपनी है, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो कोई कीटनाशक की हो, कोई भी वो उसको रोजगार देंगी। परंतु क्या ये कोर्स केवल जोबनेर में है? हाँ, सीनियर पास विद्यार्थी जो सरकारी क्षेत्र में जो ये कोर्स है वो केवल जोबनेर में, जो कि सीनियर लेवल पे BSc वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब सॉरी मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वैभव। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 11वीं कृषि वर्ग पाठ्यक्रम परिवर्तन हुआ है, उसका जेट व ICR पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो जिस तरह के प्रश्न ICR वाले AIEE परीक्षा में या जेट परीक्षा में आते हैं उसको हमारे ये जो नए पाठ्यक्रम से पढ़ के बच्चे अच्छे जवाब दे सकेंगे। जी सर। जो ये पाठ्यक्रम बदला है उससे बच्चों के लिए अच्छी चीज है और वो उनके जो सिलेबस वो पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली जो सिलेबस इनका ICR और जेट का है वास्तव में वो सिलेबस अब आया 11th और 12th में। पहले थोड़ा ज्यादा इनका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब तो एग्जैक्टली वही सिलेबस आ गया जो वास्तव में उसको कंपटीशन एग्जाम के लिए फेस करना होता है। कंपटीशन एग्जाम में उसको चाहिए होता है, वही सारा नॉलेज उसके अंदर डाल दिया गया। तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, साइंस वाले जो बच्चे थे उनसे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अब, क्योंकि पहले एक्चुअली ये सारे साइंस वाले भी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, साइंस मैथमेटिक्स वाले भी आ सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी आ सकते हैं। एक और सवाल सर, यहाँ पे एक और सवाल आता है। एक तो एग्जाम है JET जिससे कि हम राजस्थान के महाविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं, एक और एग्जाम होता है जिसमें सेंट्रल अर्थात पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन ले सकते हैं। उनके और इसके सिलेबस में कितना फर्क है? काफ़ी सारा फर्क है। अब तो कुछ यूँ कह सकते हैं अपन 4 या 5 चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में भी, जो जेट और इनमें दोनों में मैच नहीं करते हैं दोनों का, और काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी है। एक्चुअली ICR का एग्ज़ाम है AIEEA
कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके 100% सीट्स जो है उससे भरी जाती है, और बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके 15% सीटें वो भरता है। बाकी जो बच गई 85% स्टेट यूनिवर्सिटीज की सीटें वो अपने अपने हिसाब से, कोई जेट एग्जाम, जैसे राजस्थान में जेट है, कहीं परसेंटेज बेसिस है, कहीं दूसरा एग्जाम उनके लिए लग रहा है, इस तरह से उनको एडमिशन दिया जाता है। यादव साहब, आप तो हर वर्ष बच्चों को तैयार करते हैं इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। लगभग कितनी सीटें हैं राजस्थान में जेईटी के माध्यम से जो फुलफिल की जाती हैं? करीब सर 1000 के करीब जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, और 800 के करीब जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में है। मतलब कुल मिलाकर लगभग 1800 के आसपास। लगभग 1800। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एग्जाम देते हैं हर साल? पिछली बार जो था वो करीब 13,000 थे, इस साल कुछ संख्या ज़्यादा है। चलिए हम अपनी चर्चा को इसी प्रकार जारी रखेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा सब्जेक्ट है कृषि शिक्षा और उसकी संभावनाएं। यदि आपकी भी इस संबंध में कोई शंका, समाधान या कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर से हमसे और हमारे एक्सपर्ट पैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ निमेड़ा से मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। जी मनोज कुमार जी, हेलो। मनोज कुमार जी, हेलो। हाँ मनोज कुमार जी। हाँ, राम राम सर। राम राम सर। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है, मनोज कुमार बोल रहा हूँ मैं निमेड़ा गांव से। जी हाँ। मैं क्या सर 10th पास हो गया मेरा। ठीक है। अब मेरे को सर एग्रीकल्चर में जाने की रुचि है। ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा सर, मेरे को क्या करना होगा कि मैं, मतलब मेरे को क्या सीखना है कि मैं कॉलेज में प्रवेश ले सकूं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए रमेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, ये पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, जो कि हमें कार्यक्रम के शुरू में बताना चाहिए था, बट मैं चाहूँगा कि एक बार पूरा प्रोसेस इन्हें बताएं कि 10th के बाद वो किस तरह से एग्रीकल्चर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 10th के बाद आपको एग्रीकल्चर स्कूल जो आपके नज़दीक हो या कोई अच्छा स्कूल चाहे दूर हो, वहाँ आप एडमिशन लें। 11th 12th में आप अच्छा पढ़ें और कंपटीशन को ध्यान में रख के पढ़े। अपना जो ICAR द्वारा जो AIE एग्ज़ाम होता है या राजस्थान का जो जेट होता है, उसको शुरू से उसको अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे इसको हर स्थिति में पास करना है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखें, और आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम आप उसको एग्ज़ाम को देवे और एडमिशन लेवे। इस तरह से आप एग्रीकल्चर में BSc, आगे MSc के लिए फिर जो है इंडिया लेवल पे JRF के नाम से एक टेस्ट है, राजस्थान के लिए प्री PG के नाम से टेस्ट है, उसको देके आप MSc करके एग्रीकल्चर में आगे जा सकते हैं। सर, जो कंपटीशन की तैयारी है वो आदमी को किस प्रकार, स्टूडेंट्स को किस प्रकार करनी चाहिए? क्या 12th के जस्ट बाद जो एग्जाम होता है उसी को फाइट करना चाहिए या उसे कुछ ड्यूरेशन मिलता है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर आप अपने टिप्स, एक्सपर्ट टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को दें। स्टूडेंट्स को जो है हो सके तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए जहाँ 11th क्लास से ही फाउंडेशन, वो जेट वाला जो तैयारी है या ICAR का जो एग्ज़ाम उसकी तैयारी वो शुरू से होती हो, पूरा ज्ञान उनको मिलता हो, सीट्स वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह उनको मिलते हो, तो उससे 11th क्लास जो होता है वो एक फ्री क्लास होता है, उसमें ज़्यादा बोर्ड का दबाव नहीं होता है। बच्चा 11th के साथ साथ जो है ना एक बार पूरा अपना इसका जेट का या ICAR का पूरा तैयारी कर सकता है, और 12th क्लास में भी जितना वो हो सके अपने 12th पे ध्यान दे रहा है, उसके साथ साथ ही कंपटीशन को के ऊपर भी जो है वो अपना फोकस रखे। आफ्टर 12th ICAR और जेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए करीब 2 महीने का टाइम मिलता है, उसके लिए भी क्रैश कोर्सेज जो है इंस्टीट्यूट चलाते हैं या खुद अपना स्वाध्याय करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। अर्थात 11th और 12th के साथ साथ वो JET की तैयारी कर सकता है, और जिससे कि जैसे ही वो एग्ज़ाम दे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उसके निकलने के चांसेस बन जाते हैं। घनश्याम सैनी विराट नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी घनश्याम जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि राजस्थान में कोई ऐसा कृषि विद्यालय है जहाँ पर 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ जेट फाउंडेशन भी हो सके? जी हाँ रमेश जी, जो जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे वही पूछना चाह रहे हैं घनश्याम जी कि ऐसे कौन से विद्यालय हैं जहाँ पर जेट की पढ़ाई भी कराई जाए और 11th और 12th की पढ़ाई भी करवाई जाए? घनश्याम जी, ऐसा है, इसके लिए मैं तो ये कहूँगा राजधानी फाउंडा इस समय आप एडमिशन्स को ले लीजिए, आप रैंक के हिसाब से देख लीजिए, आप जो है ना 12th के बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से इस समय टॉप पे हैं। इस साल राजधानी फाउंडा का जो जेट का जो रैंक रहा है, हाईएस्ट जो स्कोर है वो 3rd रैंक ओवरऑल है, 2nd रैंक जो है वो OBC में है, और वो भी एक ऐसे स्टूडेंट ने किया जो 11th आर्ट्स से था। जैसे शुरू में क्वेश्चन आया कि 11th आर्ट्स के बाद भी क्या 12th में एग्रीकल्चर, उस बच्चे ने 11th आर्ट्स और 12th एग्रीकल्चर करने के बावजूद इतना अच्छा उसने स्कोर किया।
इसके अलावा आईसीआर की बात करें, आईसीआर में इससे पहले फिजिक्स कंपलसरी था, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी था, एग्रीकल्चर वो ले सकता है इसके साथ में, या फिर बायोलॉजी ले सकता है या मैथमेटिक्स। तो इस तरह से तो राजस्थान की जो स्थितियां थी, राजस्थान की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से राजस्थान में चूंकि फिजिक्स नहीं था 11-12 में, तो बच्चे आईसीआर का जो एग्जाम ये है उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते थे। लेकिन पिछली बार उसके लिए भी हमने काफ़ी टाइम से अभियान चला रखा है, संघर्ष उसका जारी था, और पिछली बार से आईसीआर ने जो है इसको फिजिक्स की जो कंपलसरी है उसको हटा के उन्होंने कहा आप एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं। और इस साल राजधानी फाउंडा के दिनकर मीणा ने हिंदुस्तान की 47th रैंक लेके और राजस्थान के जो एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनको मैसेज दिया कि वो आईसीआर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आईसीआर में भी आगे जा सकते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स को अब तक आपके इंस्टीट्यूट से कॉलेजेस में एडमिशन मिल चुका है? सर 1998 से हम इसको रन कर रहे हैं। जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था उस समय से मैंने इसको चालू किया था, और आज तक करीब 3,500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेजेस वगैरह में गए हैं, या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो साइंटिस्ट है, कृषि अधिकारी हैं, बैंक मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उनके ऊपर भी वो लोग गए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक साथ 9 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बैंक का जो है फील्ड ऑफिसर का पोस्ट होता है, असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट होता है उसको एक साथ 9 बच्चे उसमें गए हैं। एक बच्चा अभी थोड़े दिनों पहले इंटरनेशनल साइंटिस्ट सिमिट में वो गया है। बहुत सारे बच्चे जो साइंटिस्ट बने, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो निकल कर आज उन्होंने अपने मंजिल को पाया है। गुप्ता जी, जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी और हमने ये देखा था कि कृषि की तरफ बच्चों का आकर्षण कम है, इसका एक और कारण जो मुझे समझ आ रहा है वो ये भी है कि इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे बीएससी के लिए कम से कम 5 वर्ष चाहिए और उसके बाद फिर एमएससी, पीएचडी, बहुत सारी। कितना समय लगता है एक स्टूडेंट को अगर वो 12वीं के बाद ज्वाइन करता है और एक सरकारी नौकरी अच्छे ओहदे वाली ज्वाइन करनी हो? तो देखिए, जो बीएससी एग्रीकल्चर है, जो ऑनर्स प्रोग्राम है, वो 4 साल का है, जबकि दूसरे जो विषय हैं उनमें 3 साल का है। तो एक ही विषय, एक ही साल का अंतर पड़ा। ज़्यादा जो स्नातकोत्तर स्तर पे पढ़ाई है वो हर विषय में 2 साल की है, हमारे कृषि में भी 2 साल की है। जो पीएचडी है वो हमारे यहाँ, बल्कि यूँ कहो कि दूसरे विषयों के अंदर कई बार उसको एमफिल करनी पड़ती है, हमारे यहाँ एमफिल जैसा नहीं है, और एमएससी पास करने के बाद सीधा वो पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं और 3 साल के अंदर पीएचडी कर सकते हैं। तो ऐसा तो कहना उचित नहीं होगा कि कृषि की पढ़ाई जो है दीर्घ अवधि वाली है और दूसरी पढ़ाइयाँ कम अवधि वाली है। लेकिन एक केवल बात यह है कि हमारे एक एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण का अंतर है कि कृषि के अंदर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को जब भेजना चाहते हैं जबकि उसका दूसरे किसी विषय में जिसको कि वो स्टेटस सिंबल मानते हैं उसमें प्रवेश नहीं हो, तब कृषि के बारे में सोचते हैं। तो इस दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे को बहुत सारे अच्छे ऊर्जावान कृषि स्नातकों की ज़रूरत है जो कि फील्ड में काम कर सके, जो कि किसानों को सही मार्गदर्शन दे सके, जो कि नए उद्योग धंधे स्थापित कर सकें। तो वो बहुत आगे जाने की अभी संभावनाएं हैं। सीकर से पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं वो कर रहा हूँ ये अपने पॉलिटेक्निक। जी हाँ, ठीक है। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ एग्रीकल्चर में। अगर कोई इंजीनियरिंग होती हो तो क्या इसके लिए मुझे जेईटी का एग्जाम देना पड़ेगा या और कोई एग्जाम है जिसके द्वारा मैं इंजीनियरिंग कर सकूँ? आप एकेडमिक 12th पास कर चुके हैं आप? जी सर, 12th तो मैंने पास कर ली, उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। 12th में क्या सब्जेक्ट था आपके पास में? 12th में बायो। जी हाँ, बिल्कुल रमेश जी, ये कृषि इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं परंतु क्योंकि इनके पास बायोलॉजी है, आई थिंक आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। बायोलॉजी तो नहीं, उसके लिए मैथमेटिक्स जो है पीसीएम होना ज़रूरी है और उसके लिए जेडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम वो होता है। और राजस्थान में एक कॉलेज है जो इसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसको सीटीआई कहते हैं, कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, उदयपुर में है। वहाँ जो है वो जेडब्ल्यू जो एग्ज़ाम होता है, जी मेंस जी एडवांस, उसके द्वारा उसके एडमिशन्स होते हैं। जेट से उसका कोई लिंक नहीं है, जेट से एडमिशन उसमें अब नहीं होते हैं। जी हाँ, कृषि इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिस प्रकार से आप बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाने के लिए आपको जिस तरह के एग्ज़ाम देने होते हैं। जी हाँ गुप्ता जी, हम उसी बात पे कर रहे थे कि ये दीर्घ अवधि की पढ़ाई नहीं है, परंतु उसके बाद जब
स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उन्हें नौकरी के लिए वो किस प्रकार आवेदन करें, किस प्रकार से उन्हें जॉब्स मिलती हैं? आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्लेसमेंट एजेंसी होती है या उन्हें क्या करना होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ हर विश्वविद्यालय के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होती है। वो प्लेसमेंट सेल इंडस्ट्री से भी संपर्क रखती है, वो सरकारी एजेंसीज के जो विज्ञापन आते हैं उनसे भी संपर्क रखते हैं और उनको जो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं। कई बार जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको वहाँ आमंत्रित करते हैं, उनका वहाँ साक्षात्कार की व्यवस्था कराते हैं और उनके लिए प्लेसमेंट अरेंज करती है। और जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं उनको भी गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे ये छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है, इस तरह की फेलोशिप्स उपलब्ध हैं और उनका उपयोग करते हुए आप उच्च अध्ययन के लिए जा सकते हैं। कई बार विद्यार्थी की रुचि होती है कि मैं विदेश में जाके कृषि संबंधी पढ़ाई करूं, तो उस तरह के भी जानकारी उनको मुहैया कराई जाती है। ये प्लेसमेंट एजेंसी विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर काम कर रही है। प्रदीप गुर्जर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप। हाँ सर, 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम परिवर्तन से जेट और ICR में AG वर्ग के छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? आई थिंक ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई और प्रश्न आप पूछना चाहे तो चाहूंगा कि आप पूछ लें उस बारे में। सर एक बार शॉर्ट में रमेश जी मैं चाहूंगा कि आप बता दें 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, बिल्कुल संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप बता दें। पहले बताया जा चुका है। अब जो सिलेबस है 11-12 का एग्जैक्टली वो ICR की जो एग्जाम होती है ये और जेट वाला जो है उसको ज़्यादा उसको पढ़ के जो है ज़्यादा उसमें संभावना है जाने की, ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है ये स्टूडेंट्स के लिए। गुप्ता जी, हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट्स की, नौकरियों की, जिसके लिए कि कोई भी जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए जाता है। मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से बताएं कि BSc के बाद आदमी किस तरह की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है, MSc के बाद किस तरह से कर सकता है और PhD के बाद उसे किस तरह की नौकरियाँ मिलती हैं? देखिए, जब हम नौकरी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल सरकारी क्षेत्र में जाता है, ऐसा नहीं। दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी अच्छी नौकरियों के अवसर मिलते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो AAO सहायक कृषि अधिकारी की नौकरी होती है उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में भी AAO या टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन होती है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि PWD, CPWD इनमें भी कई बार उद्यान विशेषज्ञ या विज्ञान सहायक के जो पद होते हैं। और डिफेंस के अंदर भी कई बार ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर और इस तरह की पोजीशन होती है। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो फील्ड बहुत हैं। ये बात यह है कि हम कितने सजग रहते हैं और किस तरह से जो हम अपनी तैयारी करते हैं। तो राज्य स्तर पे ही नहीं बल्कि कि देश के स्तर पे भी ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं, उन्हें देखें। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि रॉ मटेरियल बनाती है, एग्रो इनपुट्स बनाती है, उनको भी खाद से जुड़े हुए हैं, जो बीज से जुड़े हुए हैं, जो कि कीटनाशक रसायनों से जुड़े हुए हैं, खरपतवारनाशी रसायनों के निर्माता हैं, ये सब BSc एग्रीकल्चर को जॉब देते हैं। कई बार अनुसंधान के जो केंद्र होते हैं वहाँ पे भी BSc एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है। फार्म मैनेजर की जो पोजीशन होती है वो BSc एग्रीकल्चर के लिए होती है। MSc करने का मतलब है कि वो उसमें, मैं एक बार रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपको, हम फिर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी अविनाश। नमस्ते। मेरा सवाल ये था, जेट की जो इंजीनियरिंग अपन करेंगे, एग्जाम देके जो सिलेक्शन होता है उसमें अपने को जो इंजीनियरिंग करते हैं उसमें अपने को जॉब के क्या है उसमें? जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको के कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो, ऑटोमोबाइल की करते हो तो आप ऑटोमोबाइल लाइन में जाते हो। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि कृषि इंजीनियरिंग में अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसके लिए जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुल के आती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, कृषि इंजीनियरिंग एक अपने आप से अलग विषय है, उसका जेट से संबंध नहीं है। वो इंजीनियरिंग का ही एक पाठ्यक्रम है। उसके अंदर जैसे फार्म पावर मशीनरी में आप करते हैं या आप जो कोई वाटर मैनेजमेंट में करते हैं या सॉइल मैनेजमेंट में करते हैं, तो उस तरह के आपको जॉब मिलते हैं। जैसे कई बार कहीं पे मृदा संरक्षण की बात आती है तो कृषि इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या कोई जल संरक्षण की बात आती है कहीं पे, तो वहाँ आपके इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है उसका उपयोग होता है।
जी हाँ, बहुत सारे एग्री इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंपनीज हैं जहां एक कृषि इंजीनियर की आवश्यकता होती है, वो चाहे ट्रैक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी कंबाइन मशीन के क्षेत्र में हो, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज हैं। लेकिन राम सा में इस समय वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आप लोगों के फोन कॉल्स का रेस्पॉन्स ही हमें इस कार्यक्रम को लगातार बेहतरीन बनाने को प्रेरित करता रहता है। अगर आपकी भी किसी प्रकार की कोई शंका अथवा प्रश्न है और आप भी जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें फोन करके इस समय हमारे एक्सपर्ट पैनल से बातचीत कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रेम प्रकाश। जेट परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आते हैं और किन किन सब्जेक्ट में से ये प्रश्न आते हैं? एक बार दोबारा बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज को। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जेट परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आते हैं और ये किन किन सब्जेक्ट से आते हैं? जी हाँ रमेश जी, प्रेम प्रकाश जानना चाहते हैं कि जेट की जो परीक्षा है उसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं और किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा पूरा ओवरऑल इस पर आप अपना प्रकाश डालें। प्रेम प्रकाश जी, 3 सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना होता है, 5 में से एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। इनमें से कोई भी स्टूडेंट इनमें से 3 अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसको एग्रीकल्चर में जाना है। यदि किसी को जो PCM वाला बच्चा है उसको बीटेक करना है डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए जरूर बाध्यता है कि वो PCM सब्जेक्ट ही ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले। बाकी अगर आप एग्रीकल्चर में या किसी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस की जो बात है, आप जो 3 सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 480 का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग है। आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं उस क्वेश्चन के, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, 1/4 जो है ना वो कट जाते हैं। इस तरह का ये प्रोसेस रहता है। यादव साहब, अभी आपने चर्चा की PCM वाले जो स्टूडेंट्स हैं अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पाठ्यक्रम थोड़ा भिन्न होता है, तो उनके लिए स्ट्रीम्स अलग खुल जाती होंगी आगे। जी, जैसे एग्रीकल्चर में जाना चाहे तो कोई भी इनमें से 3 ले सकता है, लेकिन उनको अगर फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर आगे उनमें स्टडी करना तो फिर उनको PCM रखना होता है। और उनका एग्जाम भी JET से ही होता है? जी सर, बिल्कुल जेट से। जी हाँ, अर्थात मैथमेटिक्स वाले भी चाहे तो JET देकर, और कुछ फील्ड्स जो आपने बताई जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं उनमें आप जा सकते हैं। और साइंस बायोलॉजी वाले और एग्रीकल्चर वाले जिन्होंने 12वीं इन सब्जेक्ट से पास की हो, वो उन लोगों का पाठ्यक्रम लगभग सेम होता है और उनकी स्ट्रीम्स भी सेम होती है। जी सर। गुप्ता जी, यादव साहब, मैं दोनों से ही आपसे जानना चाहूंगा, क्या एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लोगों का मानना है, आपने बिल्कुल क्लियर किया कि दोनों में बराबर समय होता है, क्या इसके लिए कोई अलग से लोन की सुविधा या कोई बैंक से ऋण की सुविधा है, या सिंपल जैसा एजुकेशन लोन होता है उसी प्रकार का कुछ होता है? बैंक्स एजुकेशनल लोन में इसको कवर करते हैं, और जो बच्चे आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाविद्यालय के अधिष्ठाता से एक प्रमाण पत्र और उनका अपना फी स्ट्रक्चर वहाँ देना होता है, और वो एक लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। एक और सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि सेंट्रल मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अलग से टेस्ट होता है, क्या भारत से बाहर कोई जाकर पढ़ाई करना चाहे एग्रीकल्चर की, 12th पास का जो स्टूडेंट है, उसके लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, जो स्नातक स्तर पे है उसमें तो ऐसे अवसर नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसके लिए बाहर के विश्वविद्यालयों में टेस्ट होते हैं या उसके लिए अप्लाई करना होता है, और वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में या आजकल जो इंटरनेट है इस पर आसानी से खोजा जा सकता है कौन सा विश्वविद्यालय कौन कौन सी डिग्री करा रहा है और उनका एडमिशन डेट्स क्या है। उनके यहाँ बड़े निश्चित होते हैं, वो एडमिशन डेट्स पे वो अप्लाई करके ऑनलाइन और वहाँ अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है, और उसके बाद में जो उसके जो संभावना है कि भाई उसको कोई तरह की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है या फिर अपने निजी खर्चे के ऊपर वहाँ जाके पढ़ाई कर सकता है। और इसके उलट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हिंदुस्तान में आकर कोई बाहर का देश का जो स्टूडेंट है वो अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे, BSc में, मैं BSc की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो संभव है? ऐसा संभव है। जो हमसे कम विकसित देश हैं या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे इस तरह का एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या ICR वो ऐसे लोगों को प्रेरित करती है और हमारे यहाँ आके वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो BSc स्तर पे तो कम आते हैं, लेकिन MSc स्तर पे या PhD स्तर पे जो कि वो एडवांस थोड़ी स्टडी करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, वो यहाँ विद्यार्थी आके और हर विश्वविद्यालय में
अपने रुचि के हिसाब से 1, 2, 4, 5 हर साल आते हैं। अर्थात जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बिल्कुल अफगानिस्तान है, ये लोग भी जेईटी के थ्रू ही, लेकिन नहीं, इनको जेईटी के थ्रू नहीं है, ये आईसीआर के थ्रू आते हैं। हाँ, लेकिन कंपटीशन इन्हें फाइट करना होगा, नहीं करना होता, इन्हें कंपटीशन फाइट नहीं करना होता। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ये आ सकते हैं। किसी प्रकार की मेरिट के हिसाब से इन्हें लेते हैं या कुछ उसका अलग से? मेरिट का तो जब आवे बात के बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हों, बहुत सारे आवेदक हों, अगर मान लो कोई 1-2 आता है तो उसके लिए कोई मेरिट जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन डिग्री का इक्विवेलेंस जरूर होना चाहिए कि वहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ है वो उसके वहाँ इक्विवेलेंट क्या है वो जरूरी है। इसी बीच जैसलमेर से चंद्रपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चंद्रपाल। हाँ जी चंद्रपाल, बोलिए, प्रश्न पूछिए अपना। मैं आपने पूछना चाह रही हूँ बीएससी एजी शू करने के बाद मैंने इसमें क्या क्या नौकरी वगैरह, इसमें क्या जानकारी मुझे विस्तार से दीजिए। जी हाँ चंद्रपाल, आपने शायद टीवी थोड़ा सा देर से ऑन किया, उससे पहले ये चीजें बताई जा चुकी हैं, परंतु एक बार फिर से मैं चाहूंगा डॉक्टर गुप्ता से कि एक बार शॉर्ट में आपको समझाएं कि इसमें किस किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं। गुप्ता जी बिल्कुल शॉर्ट में। क्षेत्र में तो जो सहायक कृषि अधिकारी का पद होता है उसकी जो योग्यता है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही है, या टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी सहायक की है, वो उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर है। फार्म मैनेजर की कई जगह निकलती है तो बीएससी एग्रीकल्चर उसके लिए आवश्यक है। और जो आगे अगर हायर एजुकेशन ले लेते हैं तो उसके अवसर और ज़्यादा खुल जाते हैं। वो वैज्ञानिक जो चयन समिति, जो चयन बोर्ड है उसके अंतर्गत वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य से जुड़ के जो सहायक आचार्य का पद है उस पर जा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हैं तो उसमें फिर और उसमें आगे जाने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है, अगर किसान का बेटा भी एग्रीकल्चर पढ़ के नौकरियों में चला जाएगा तो फिर हमारे किसान का और हमारे खेत का क्या होगा? बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि किसान का बेटा किसानी से विमुख होता हुआ नजर आ रहा है, और यही किसान की भी पीड़ा है कि अगर वो नहीं पढ़ता तो कम से कम मेरे को आके कुछ सहायता करता। तो ज़रूरत इस बात की है कि कृषि शिक्षा लेके और उन उन्नत तौर तरीकों से वो अपने ही खेत के ऊपर खेती करे। आपको कई बार अफसोस होता होगा, कई बार ये बड़ी ताजुब की बात है कि आईआईटी करके, जिसको कृषि से कोई लेना देना नहीं रहा पढ़ाई में, उन्होंने कई बार कृषि से जुड़े और उन्नत तरीकों से खेती की, आधुनिक तरीकों से खेती की, या कोई खेती से जुड़े हुए दूसरे उद्यम लगाए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। जबकि किसान का बेटा किसानी से या मिट्टी में हाथ धोने से या गोबर उठाने से, इनसे थोड़ा सा परहेज करता है। तो ज़रूरत यही है कि किसान का बेटा कम से कम कृषि की शिक्षा ले, कृषि वैज्ञानिक बने, और वैज्ञानिक नहीं तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करे और उसमें मुनाफा बढ़ाए। जी हाँ, आवश्यकता है तो सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलने की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस गांव से पढ़कर हम शहर की ओर जा रहे हैं और जो सड़क हमें गांव से शहर की ओर लेके जा रही है, ठीक वही सड़क शहर से गांव की ओर आ रही है। हमें चाहिए कि हम पढ़ लिख कर वापस अपने गांव में आएं और इस खेती को उन्नत बनाएं, जिससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पोषण हो सके। राम राम समय आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए A1 TV।